आज सबसे पहले केदारनाथ मंदिर वाले विवाद की बात करेंगे। आप जब भी केदारनाथ का नाम सुनते हैं तो उत्तराखंड और केदार घाटी का नाम आपके दिमाग में आ जाता होगा, लेकिन दिल्ली के बुराड़ी में भी एक केदारनाथ मंदिर है। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली वाले केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। इस बार अब भयंकर विवाद हो रहा है। वजह क्या है आपको जरूर जाननी चाहिए और हम बताएंगे आपको। बात मध्य प्रदेश की धार बोधशाला की भी होगी, जैसे मुस्लिम पक्ष कमाल मौलाना मस्जिद कहता है और इस पर दावा करता है। अब एएसआई की रिपोर्ट हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पेश की गई है। 2047 पेज की रिपोर्ट के मुताबिक बोधशाला में शिव, गणेश, श्री कृष्ण समेत 37 मूर्तियां मिली हैं। इस रिपोर्ट की डिटेल हम आपको दिखाएंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वजन घटने पर वजनदार सियासत हो रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के दावे को झूठ बताया है। जेल सुपरिटेंडेंट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को चिट्ठी भी लिखी है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का 8.5 किलो वजन कम होने का दावा किया था। सत्ता में महाराष्ट्र की सियासी हलचल का भी अपडेट है, जहां छगन भुजबल और शरद पवार की मुलाकात हुई है। सवाल है कि क्या छगन भुजबल की घर वापसी होगी या बात कुछ और है। इस सियासत को भी डिकोड करेंगे। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोली के बाद अब नई नई थ्योरी सामने आ रही है। नए नए वीडियोज से कई सवाल उठ रहे हैं। आज सत्ता में गन कल्चर वाले इस अमेरिका में हुए गोलीकांड पर एक एक वीडियो को हम डिकोड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप पर हमले के पीछे असली चेहरा किसका है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नई मुसीबत सामने आई है। शहबाज सरकार ने पीटीआई पर बैन लगाने का फैसला किया है। इनके पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। और महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। थोक महंगाई दर 16 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। लगातार चौथे महीने यह बढ़कर जून में 3.36% पर पहुंच गई है। खाने पीने का सामान महंगा हुआ। उत्तराखंड और वहां मौजूद केदार घाटी इस वक्त साधु संतों के इसी आक्रोश से उबल रही है। और वजह है उत्तराखंड से करीब 450 किलोमीटर दूर बन रहा एक और केदारनाथ मंदिर। आप सभी न्यूज मित्रों ने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग वहां गए भी होंगे, लेकिन अब बाबा केदार के मंदिर का एक और पता बनने वाला है और वो है दिल्ली का बुराड़ी। सही सुना आपने, दिल्ली में भी अब एक केदारनाथ मंदिर तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी है। और बात अब हिंदुओं की परंपराओं और मान्यताओं से आगे निकलकर सियासत तक पहुंच गई है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जो केदारनाथ मंदिर तैयार हो रहा है, उसके ट्रस्ट का नाम है श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर का शिलान्यास कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अब उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित और साधु संत बाबा केदारनाथ के नाम पर बनाए जा रहे एक और मंदिर को हिंदुओं की परंपरा से छेड़छाड़ बता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि पूरे विवाद से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने खुद को अलग कर लिया। उसका कहना है कि दिल्ली के केदारनाथ मंदिर से ना तो उसका कोई लेना देना है और ना ही राज्य सरकार का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तर्क है कि दिल्ली में मंदिर की सिर्फ प्रतिकृति तैयार हो रही है। बाबा का असली धाम उत्तराखंड में ही है और वहीं रहेगा। जबकि दिल्ली में इस मंदिर को तैयार करवा रहे श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अनुसार बुराड़ी में सिर्फ केदारनाथ मंदिर बन रहा है, धाम नहीं। यानी सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी तक लोगों में जबरदस्त गुस्सा। केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण्ण किया, उसको धामी जी को भुगतना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पटला विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की शिला रखवा रहे हैं। अरे हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं, पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है। ये केदारनाथ की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति धामी जी जवाब दें, ये समिति भंग होगी
या दिल्ली का केदारनाथ ट्रस्ट समिति रहे? केदार धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है और गैर कानूनी रूप से भगवान केदारनाथ का वही स्वरूप और वही लिंग की स्थापना जो उन ट्रस्टियों द्वारा की जा रही है वो एकदम वैधानिक नहीं है। कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं। उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। यही केदारनाथ धाम पहले इंदौर में काफ़ी सालों से बना हुआ है और बद्रीनाथ धाम पहले बॉम्बे में बना हुआ है और ऐसे ही वैष्णो देवी मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं और साईं बाबा के मंदिर, खाटू श्याम के मंदिर, सारे धाम और मंदिर बहुत जगह बने हुए हैं। केदारनाथ धाम जो कि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर जो कि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे। अब हम आपको उस लोकेशन पर लेकर चलते हैं जहां बाबा केदारनाथ के नाम पर यह मंदिर तैयार किया जा रहा है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है। जिस केदारनाथ मंदिर को लेकर दिल्ली से उत्तराखंड तक धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है वो बुराड़ी के हिरनकी में इसका निर्माण श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी की ओर से करवाया जा रहा है, जिसके फाउंडर सुरेंद्र रौतेला है। दावा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर करीब 3 एकड़ जमीन पर तैयार होगा और 10 जुलाई यानी 5 दिन पहले ही इस मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ है। इसका शिलान्यास खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। मंदिर तैयार करने वाले लोगों का तर्क यह भी है कि केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, इसीलिए भक्तों को उन दिनों में भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के हिरनकी गांव में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। पिछले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर भूमि पूजन किया था और इस मंदिर के निर्माण को शुरू किया गया था। केदारनाथ घाटी में इसको लेकर के विरोध शुरू हो गया था। वहां पर जो पुजारी हैं उन लोगों ने विरोध किया, पंडितों पुरोहितों ने किया, धर्मावलंबियों ने किया, लेकिन उसके बाद लोगों का कहना था कि केदारनाथ धाम से जुड़ी करोड़ों लोगों की आस्था है यहाँ पर और ऐसे में केदारनाथ का मंदिर कहीं और नहीं बनाया जा सकता है, तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है। जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ कोई केदारनाथ धाम नहीं बन रहा बल्कि मंदिर बन रहा है और ये भी साफ किया है कि ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है। उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। केदारनाथ धाम और वहाँ से जुड़े भक्तों की आस्था का सम्मान करने की भी बात कही जा रही है। ये विरोध गलत है। यहाँ केदारनाथ जी का मंदिर बन रहा है और केदारनाथ की भगवान की प्रेरणा से ही बन रहा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि मंदिर बना सकता है या धाम बना सकता है, उनकी प्रेरणा से मंदिर बन रहा है। और जो केदारनाथ धाम है जो उत्तराखंड में है, 4 धामों में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, उसकी मान्यता वैसी ही है जैसी आज है। केदारनाथ बनने से उसकी मान्यता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक चुनावी स्टंट बनाया गया है। वहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ जो विधानसभा है, वहाँ की जो विधायिका थी उनकी डेथ हो गई थी अभी 2-3 दिन पहले ही, और उसके चक्कर में ये मुद्दा बनाया जा रहा है उसको। आज हमने केदारनाथ धाम पर भी आस्था की आध्यात्मिक कुंजी तैयार की है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा केदार का दरबार उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। पुराणों में भी लिखा है, हिमालय तू केदारन। कहा जाता है कि बाबा का वास हिमालय में होता है।
केदारनाथ धाम शीत ऋतु में 6 महीने बंद रहता है, वैसे इस वक्त यात्रा चल रही है और इस केदारनाथ धाम को आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया था, ऐसी भी मान्यता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ के प्रति श्रद्धालुओं में जो आस्था बढ़ी है वो भी हैरान करने वाली है। वर्ष 2018 में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7,32,000 थी, ये देखिए अब आप। लेकिन अगले वर्ष यानी 2019 की बात की जाए, 2019 में 10 लाख भक्तों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इसके बाद कोरोना काल आया और फिर जब 2022 में हालात सामान्य हुए तो फिर से भक्तों का सैलाब आया। 2023 यानी पिछले वर्ष 19,61,000 लोगों ने बाबा केदार के दरबार में जाकर नया रिकॉर्ड बनाया और इस बार शुरू के 2 महीनों में ही यह आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा हो गया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य भी नए केदारनाथ मंदिर को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक है और उनके नाम पर दूसरा मंदिर नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? लेकिन अब बात करते हैं अमेरिका की सत्ता में चल रहे राजनीतिक भूचाल की, जिसका केंद्र बिंदु है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला। इस हमले की कई थ्योरीज हैं, कई सवाल हैं, कई एंगल हैं, कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनके बारे में जानकर आप चकित हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वास्तविक घटना थी या फिर किसी सियासी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। पहले अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए हमले का वीडियो देखिए और उस दौरान ट्रंप के सत्ता वाले संकेतों को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर खून है, कान में गोली लगने के बाद वो जख्मी हैं, लेकिन इस दौरान वो हवा में मुट्ठी लहरा रहे हैं। एक तरफ उनके कान से खून बह रहा था और दूसरी तरफ वो अपने समर्थकों को बोल रहे थे फाइट फाइट, और पूरे जोश के साथ उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप पूरे जोश के साथ सियासी सिग्नल का प्रसारण करने में लगे थे। सवाल है, हमले के बाद ट्रंप सावधान रहने के बजाय फाइट फाइट कहकर उसे भुनाने क्यों लगे? एक तरफ से उनका खून बह रहा था, उनके चेहरे पर खून था, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की ऐतिहासिक फोटो क्लिक हो रही थी। क्या यह ट्रंप की बुलेट प्रूफ सियासत है जिसमें हमला असफल होते ही अगले पल ट्रंप पूरा नैरेटिव अपने पक्ष में करने के लिए एक निडर और विशाल छवि पेश करते हैं और घटना का दोहन करने में जुट जाते हैं? वैसे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका यह कहना है कि ट्रंप की पर्सनैलिटी है कि जब भी उनको सेटबैक लगता है वो एक तरीके से उससे लड़कर वापस निकलने में कामयाब होने की कोशिश करते हैं और ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा इन टर्म्स ऑफ उनकी बैंक्रप्सी हो या अभी तक उनका जिस तरीके से चुनाव लड़ने का पैटर्न रहा। वैसे अब तक की जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ट्रंप की रैली में 3 शूटर मौजूद थे। ट्रंप पर 3 गन से हमला हुआ था। एक हथियार से 3 गोलियां चली थी, दूसरे हथियार से 5 गोलियां और तीसरे हथियार से ट्रंप को गोली लगी। सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप की इस असाधारण तस्वीर के मायने क्या है? क्या इस हमले से राष्ट्रपति चुनाव की दिशा भी बदल सकती है? इन सवालों से ज्यादा चर्चा आज की तारीख में हमले की अलग अलग थ्योरीज और कहानियों को लेकर हो रही है, जिसके आधार पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश हुई या यह हमला एक सियासी शूटिंग है? सोचिए जरा। दूसरा सवाल यह है कि जब पुलिस फायरिंग से पहले हमलावर तक पहुंच गई थी तो कैसे हमला हो गया? तीसरा सवाल, पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को हमलावर की जानकारी दे दी थी, इसके बावजूद उसके एक्शन से पहले ट्रंप पर कैसे अटैक हो गया? 42 सेकंड की देरी के बाद काउंटर अटैक क्यों होता है? चौथा सवाल, क्या ट्रंप की रैली में सुरक्षा से समझौता किया गया था? पांचवा सवाल, जो सबसे अहम और कई वीडियो के आधार पर पूछा जा रहा है, वो ये कि क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ऊपर हमला खुद करवाया? अगला सवाल भी एक वीडियो के आधार पर है जो ट्रंप पर हमले के बाद से वायरल हो रहा है। 4 महीने पुराने वीडियो में ही ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी की गई थी। इन सवालों की वजह से ट्रंप पर हमले के दौरान के अलग अलग वीडियो जो कई थ्योरी को जन्म दे रहे हैं, उनमें से सबसे हैरान करने वाला वीडियो हमलावर का है। इस वीडियो में
आपको मंच पर ट्रंप नजर आ रहे होंगे और इसी वीडियो के फ्रेम में हमलावर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हमले से कुछ सेकंड पहले का है। FBI के अनुसार ट्रंप पर गोली चलाने वाले एक शख्स की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यूज क्रुक्स के तौर पर हुई है। क्रुक्स पेंसिल्वेनिया के बेथल पार का रहने वाला है। वहां पर मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक हमलावर ट्रंप के मंच से 440 फीट दूर था, जो किसी बिल्डिंग की छत पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में राइफल थी। सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, 440 फीट की दूरी से अगर कोई ट्रंप के ऊपर अटैक करता है और वो भी हेडशॉट लेने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब कि वो वेल ट्रेन्ड असैसिन, मतलब वेल ट्रेन्ड हत्यारा था कोई। ऐसे और भी कई वीडियोस हैं जो ट्रंप गोलीकांड वाली कहानी में नए नए ट्विस्ट और टर्न दे रहे हैं। इस पूरी घटना पर अमेरिका की पुलिस और सीक्रेट सर्विस की त्वरित कार्रवाई और सक्रियता पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। दावा है कि हमलावर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर के टारगेट पर था, फिर वो 42 सेकंड तक इंतजार क्यों करते रहे? जब ट्रंप पर फायरिंग हो गई उसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक क्यों किया? इस दौरान लोग चीखते रहे, पुलिस को हमलावर के बारे में बता रहे थे। सवाल है कि आखिर उन्होंने 42 सेकंड तक हमले का इंतजार क्यों किया? क्या कुछ ऐसा ही नहीं हुआ था जब जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हुआ था? सोचिए, हिस्ट्री की किताब खोलिए, उस समय के वीडियोस देखिए, आपको लगेगा स्क्रिप्ट काफी एक जैसी। खैर, इसके पीछे सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स की दलील है उन्हें शूटआउट का अप्रूवल नहीं मिला था। इंटरेस्टिंग। जबकि सिक्योरिटी नियम के मुताबिक जब हमलावर ठीक सामने हो तो ऐसी स्थिति में अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। सीक्रेट सर्विस को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि इतना सा भी अगर थ्रेट हो और सामने किसी के पास गन हो तो वो अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अमेरिका की सड़कों पर देखा होगा, कई बार देखा होगा, किस तरीके से लोगों के हाथ में बंदूक होती है, वो पॉइंट तक नहीं कर रहे होते और अमेरिका की पुलिस उनको शूट डाउन कर देती है। यहां पर सीक्रेट सर्विस थी। आप बाकी समझ सकते हैं। यह वीडियो भी काफी कुछ हालात को बयां कर रहा है। इसी तरह एक सवाल यह भी है कि मेटल डिटेक्टर के स्कैन में राइफल नहीं थी, फिर अंदर राइफल कैसे पहुंच गई? हमलावर के बंदूक तान देने पर पुलिस क्यों पीछे हट गई? यह भी आश्चर्य की बात है। ऐसे कई सवालों के बीच एक प्रश्न यह भी है कि क्या ट्रंप ने खुद पर गोली चलवाने की साजिश रची थी? इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पहली वजह है कि ट्रंप पर हमले का तरीका। कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान के पीछे को छूते हुए निकल गई। सवाल यह है कि असॉल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने पर लगने वाली स्नाइपर गन से हमला क्यों नहीं किया गया? लेकिन अब जब 3 शूटर्स की थ्योरी आ रही है तो इसमें एक थोड़ा सा लूप आ गया। जबकि हमलावर के पास स्नाइपर गन थी तो यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ट्रंप को गोली लगी, क्या वो स्नाइपर शॉट था? सोचने वाली बात है। इस थ्योरी के बाद सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला करवाया? वैसे हमले के बाद ट्रंप का मुट्ठी वाला जो अंदाज है वो विक्टिम कार्ड से विक्ट्री पाने वाला लग रहा है। सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप जनता की सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं और इस गोलीकांड के बाद डोनाल्ड ट्रंप की 6% अप्रूवल रेटिंग एकदम से बढ़ गई है। एक लेटेस्ट पोल आया, जब इस दावे की बात हुई तो आपको वो भविष्यवाणी भी दिखाते हैं जो ट्रंप पर हमले के 4 महीने की गई थी। अब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 13 जुलाई को ट्रंप पर हमला हुआ। इसके बाद 14 जुलाई को शाम 5:53 पर एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें एक व्यक्ति ने ट्रंप पर हुए हमले की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। भविष्यवाणी करने वाले का नाम है ब्रैंडन बिग्स, जिनके वीडियो को 15 मार्च 2024 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। इस भविष्यवाणी से भी कई सवाल उठते होंगे। आपको भी लग रहा होगा कि कहीं यह हमला फिल्मी तो नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ अब हिंसक हो चुकी है, जो गलत है। ट्रंप पर हमले की जांच गहन और त्वरित तरीके से करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हत्या के प्रयास को लेकर अटकलें नहीं लगानी चाहिए। हालांकि जो वीडियो आ रहे हैं और जांच के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उनमें अटकलें भी हैं और नई नई कहानियां भी हैं। लेकिन एक तरफ थ्योरीज ये लगाई जा रही हैं कि कहीं ट्रंप ने खुद तो ये हमला नहीं कराया, ऐसा अमेरिकन मीडिया में चर्चा है। लेकिन अमेरिकन मीडिया में उससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इस हमले के बाद एक चीज पर एकदम ताला लग गया है और वो ये है
कि जो बाइडेन की उम्मीदवारी क्यों नहीं जा रही है। जो बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर, उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो उनकी फाइट थी, उसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, नए कैंडिडेट पर विचार हो रहा था, वो सारे सवालों पर एकाएक अंकुश लग गया इस घटनाक्रम के बाद। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस घटना के पीछे कौन है। जिस गोलीकांड की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिस गोलीकांड को लेकर अमेरिका की पुलिस, अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था, अमेरिका का पूरा सिस्टम सवालों में है, लेकिन वहां के मीडिया को इस गोलीकांड में सिर्फ लाउड नॉइज यानी हिंसा नहीं, शोर सुनाई देता है। आपको अमेरिका के अलग अलग अखबारों के शीर्षक दिखाते हैं जो ना तो हमले का जिक्र कर रहे हैं, ना हमलावर का जिक्र कर रहे हैं, और ना ही अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति पर गोली चलने की घटना को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रैली में हंगामे के बाद ट्रंप बाल बाल बच गए। मतलब जो अमेरिकी मीडिया भारत के छोटे छोटे मुद्दों पर अधिकार और मानवता वाला ज्ञान देता है, आज वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हुए हमले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि टेस्ला के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने इन अखबारों के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है कि अमेरिकी मीडिया प्रचार की एक मशीन है। इससे तो यही लगता है कि जब अमेरिका में कुछ होता है तो वहां की मीडिया भीगी बिल्ली बन जाती है। असल में देखें तो दुनिया को मानवता और अधिकार का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाला अमेरिकी मीडिया शेर नहीं बल्कि भीगी बिल्ली ही है जो शेर का मुखौटा लगाकर बैठा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले वाली थ्योरियों के बीच एक और तस्वीर चर्चा में, वो है ट्रंप पर हमले की तस्वीर वाली टी शर्ट जो तेजी से मार्केट में आ रही है, जिस पर लिखा है फाइट। ये वही शब्द है जो हमले के बाद ट्रंप की जुबान से बार बार निकल रहा था। इसका चीन वाला एंगल भी समझिए। ट्रंप पर हमले के सिर्फ 2 घंटे बाद हमले वाली तस्वीर टी शर्ट जो है, हमले वाली तस्वीर वाली टी शर्ट की चीन की ई कॉमर्स कंपनी ताओबाओ ने बिकने लगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन टी शर्ट्स के लिए चीन के अलावा अमेरिका से भी ऑर्डर आ रहे हैं। एक टी शर्ट की कीमत करीब 450 रुपए है। ट्रंप की इस तस्वीर के साथ लोग अलग अलग स्लोगन लिखकर टी शर्ट डिजाइन कर रहे हैं। यानी चीन ने एक देश के राष्ट्रपति पर हुए हमले को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचने में देरी नहीं लगाई। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति पर फायरिंग वाले वीडियो पर नजरिया यह भी है कि जिस देश में किराने की दुकान पर दूध, ब्रेड, मक्खन और अंडे के साथ बंदूक की गोलियां मिलने लगे वेंडिंग मशीन से, तो वहां की तस्वीरें ऐसी ही होंगी। किराने की दुकानों पर मौत का सामान यूं खुलेआम बिकेगा तो तस्वीरें ऐसी ही होंगी। अमेरिका के हजारों लोग वहां के गन कल्चर की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका की सत्ता ने इसका कोई इलाज नहीं निकाला। और जहां ऐसा होता है वहां की तस्वीरें ऐसी ही होती हैं। खैर, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सत्ता में अब आपको मध्य प्रदेश की उस भोजशाला में लेकर चलते हैं जिसका एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी पहुंच गई है। सर्वे का मकसद यह पता करना था कि धार भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसे हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है। उसके अनुसार जहां मस्जिद का दावा किया जा रहा था वहां मंदिर वाले 1-2 नहीं बल्कि 37 सबूत मिले और धार भोजशाला की सच्चाई अब एएसआई की रिपोर्ट में सामने आ गई है। शंख, गदा, त्रिशूल, भगवान शिव और गणेश 98 दिन के सर्वे में मंदिर वाले अवशेष आज हम आपको सत्ता में दिखाने जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक एक सबूत का जिक्र एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है। इस रिपोर्ट को हमने आपके लिए पढ़ा है और जहां जहां पर हिंदू धर्म से जुड़े सबूतों का जिक्र है उसे हाईलाइट भी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार एएसआई को धार की भोजशाला से 37 देवी देवताओं की मूर्ति हासिल हुई है। जैसे भोजशाला में से वाघ देवी की खंडित प्रतिमा मिली, साथ ही भगवान श्री कृष्ण और जटाधारी भोलेनाथ की मूर्ति भी पाई गई है। इसके अलावा भगवान हनुमान, भगवान शिव की मूर्ति और ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी एएसआई के सर्वे के दौरान मिली है। गणेश जी की मूर्ति, माता पार्वती और भैरवनाथ की मूर्ति का जिक्र भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में किया है। साथ ही वहां मां सरस्वती की मूर्ति, मां महिषासुर मर्दनी के स्वरूप के साथ भोजशाला से शंख, चक्र, गदा के चिन्ह मिले हैं। स्वास्तिक और त्रिशूल के चिन्ह के साथ साथ सनातन आकृतियों वाले पत्थर भी धार की इस भोजशाला से एएसआई के हाथ लगे। धार भोजशाला में एएसआई सर्वे पर सत्ता का नंबर गेम भी देखिए। भोजशाला के अंदर सर्वे 98 दिनों तक चला। इसकी शुरुआत 22 मार्च से हुई।
इस सर्वे के बाद एएसआई ने 2047 पेज की रिपोर्ट तैयार की है जो कोर्ट में जमा करा दी गई है। इसमें 37 देवी देवताओं की मूर्तियों का जिक्र है। 1700 ज्यादा अवशेष मिले हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़े बताए जा रहे हैं। 94 प्रतीक चिन्ह भी एएसआई सर्वे के दौरान भोजशाला में पाए गए और 194 स्तंभों के फोटो लिए गए थे और इस पूरे सर्वे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। हिंदू पक्ष इन सबूतों के आधार पर कह रहा है कि धार भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद नहीं सरस्वती मंदिर है। ज्ञानव्यापी है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। पर जहाँ तक भोजशाला का सवाल है, भोजशाला का जो पूरा परिसर है वो एएसआई ने अपने दायरे में लिया हुआ है, अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि यहाँ पे एएसआई एक्ट अगर लागू होता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो। मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से। और सर्वे में जो साक्ष्य निकले हैं तो निश्चित ही हिंदू समाज का उत्साह में है और निश्चित ही हाई कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करता है या भोजशाला के दर्शन करके भी निर्णय करता है तो मंदिर है। और सत्ता में अब एक प्योर पॉलिटिकल मुलाकात की खबर बताते हैं। इसमें आज तो सिर्फ सूचना है लेकिन एक्शन आने वाले दिनों में दिख सकता है। दरअसल अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले नेता नए नए ठिकानों की तलाश में लग गए। एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल जब आज एनसीपी पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार से मिले। भुजबल सुबह 10:21 पर शरद पवार के घर पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। एनसीपी में विभाजन के बाद यह पहली बार था जब शरद पवार और भुजबल की बैठक हुई थी। खास बात है कि भुजबल ने प्रफुल्ल पटेल के अलावा किसी और को शरद पवार से मुलाकात की जानकारी नहीं दी थी। इस मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने दावा किया है कि वो मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद के सिलसिले में शरद पवार से मिलने गए थे। यह दावा है, लेकिन अंदर बंद कमरे में दोनों नेताओं में क्या बातचीत हुई ये किसी को नहीं पता है। ऐसे में इस मुलाकात के बाद दो बड़े सवाल हैं। क्या अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छगन भुजबल शरद पवार के साथ जा सकते हैं? अगर शरद पवार के साथ जा सकते हैं तो उन्होंने 24 घंटे पहले ही शरद पवार पर जुबानी फायरिंग क्यों की थी? राजनीति के पंडित ये समझने की कोशिश में लगे हैं कि इस मुलाकात में सिर्फ आरक्षण पर चर्चा हुई या आगे के लिए कोई चुनावी खिचड़ी भी पक रही है। मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग, सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है। ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे। अब ये सारे सवाल खड़े हुए हैं तो आपको जो है इसमें अगुवापन लेना चाहिए और ये कैसे शांत होगा राज्य, ये देखना चाहिए। हम कल जाने वाले थे, मैं जाने वाला था, जयंत पाटिल जाने वाले थे, शेखा पक्ष के जयंत पाटिल जाने वाले थे। हमको सबको बुलाया गया कि तुम मत आओ, मेरी तबीयत खराब है। और तबीयत खराब होने के बावजूद वह जब भुजबल साहब में मिलते हैं तो भुजबल साहब का कद भी आप पहचान लीजिए। समाज और महाराष्ट्र में एकोपा रहना चाहिए। इसके लिए सत्ता पक्ष की तरफ से एक समझदारी का काम, समझबूझ वाला कदम उठाया गया। सरकारी पक्ष के एक मंत्री स्वयं विपक्ष के बड़े नेता को मिलने गए। ये समझबूझ है, ये समझदारी है। जिनको लगता है ये समझदारी दुर्बलता है वो लोग मूर्ख हैं। अब आपको बता दें कि छगन भुजबल की गिनती कभी शरद पवार के करीबियों में होती थी। अजीत पवार की अगुवाई में हुई बगावत के बाद वह एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। ऐसे में उनकी इस मुलाकात को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। खुद भुजबल का दावा है कि यह मुलाकात सिर्फ मराठा आरक्षण के मुद्दे पर थी। खैर, अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं। भारत के पड़ोस की सत्ता में हुए एक बड़े बदलाव की बात करते हैं, जहां 18 महीने के बाद एक बार फिर से नए प्रधानमंत्री ने शपथ ले लिए। केपी ओली
केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। पिछले 9 वर्षों में आज उनकी तीसरी शपथ थी। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में विद्युत गति से प्रधानमंत्री के बदलने का चलन शुरू हुआ। हालात ये हैं कि 2008 में जब से नेपाल में राजशाही खत्म हुई है तब से अब तक के 16 वर्षों में 14 बार प्रधानमंत्री की शपथ हो चुकी है। इनमें सबसे कम 82 दिन गिरिजा प्रसाद कोइराला और सबसे ज्यादा 3 वर्ष 87 दिन केपी शर्मा ओली पीएम रहे। वैसे नेपाल भारत का काफी अहम सहयोगी रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नेपाल एक दोराहे पर खड़ा है, जिसका दिल तो भारत के लिए धड़कता है लेकिन दिमाग में चीन का लालच रहता है। नेपाल की सत्ता चीन और भारत के बीच कूटनीतिक रस्साकशी का कारण यही है। इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे नेपाल हिमालय क्षेत्र में दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक बफर जोन के रूप में काम करता है। भारत और चीन दोनों ने नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और भारत ने नेपाल के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में निवेश किया है। दूसरी ओर चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में कई परियोजनाएं शुरू की हैं।